हालांकि उनके विशाल आकार को देखते हुए स्पेस फ्रैगमेंट अब थोड़ा तंग लग रहा था। वांग टेंग को अपने अंतरिक्ष खंड का विस्तार करने का कोई तरीका सोचना था। अंतरिक्ष खंड में प्रवेश करने के बाद पुष्प परी जाति उनका स्वागत करने के लिए बाहर आई। उन्होंने लिटिल व्हाइट और मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन को देखा और बेकाबू होकर चिल्ला उठे, वाह, लिटिल व्हाइट और बिग मेटल और भी बड़े हो गए हैं। फ्लावर एंजल ने छलांग लगाए और लिटिल व्हाइट और मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन के चारों ओर चक्कर लगाया। वह उन्हें आश्चर्य से देखती रही। बड़ी धातु। वांग टेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। इसके कितने उपनाम थे। हर कोई इसे अलग अलग नाम से पुकारता था। इसके अलावा सभी उपनाम अजीब लग रहे थे। तुम छोटी सी चीज हो। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू ने अपने चिमटे से फूल एंजल का कॉलर पकड़ा और उसे अपने सिर पर बिठा लिया। हा हा हा। फ्लावर एंजल को यह मजेदार लगा और वह खुशी से हंस पड़ी। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह तो धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के सिर पर लेट गई और उसकी आंखों में देखने लगी। एट नोबलबन एट। ये छोटी सी लड़की, कैटाल्पा और अन्य लोग जब ये दृश्य देख रहे थे तो वे खुशी और निराशा दोनों महसूस कर रहे थे। हालांकि उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन फ्लावर एंजल को नुकसान पहुंचाएगा। लंबे समय तक इसके साथ बातचीत करने के बाद उन्हें पता चला कि मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन उतना भयंकर नहीं था जितना दिखता था। कम से कम उनके लिए तो यही है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग उनके गुरु थे। सिर्फ इसी बात के आधार पर इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सभी फ्लोरल फेरी रेस की महिलाएं लिटिल व्हाइट और मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन के चारों ओर इकट्ठा हो गईं और लगातार बकबक करने लगी। वे उनके बदले हुए रूप को देखकर आश्चर्यचकित थीं और अपने आश्चर्य को रोक नहीं पा रही थी। जहां तक एलिजाबेथ की बात है तो वह यहां पहली बार आई थी। फूलों की परियां भी उसके बारे में बहुत उत्सुक थीं। एलिजाबेथ का व्यक्तित्व सौम्य था, इसलिए वह मासूम और शुद्ध हृदय वाली फूलों वाली परियों के साथ जल्दी ही घुल मिल गई। माहौल जीवंत था। दूर दूर तक फैले वातावरण में एक अनोखा पेड़ उग रहा था। पेड़ की शाखाओं और पत्तियों से हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी, जिससे एक बेहद पवित्र वातावरण बन रहा था। एक सफेद पोशाक पहने एक आकृति पेड़ की शाखा पर बैठी थी, अपने दो लंबे पैरों को हिलाते हुए वह लिटिल व्हाइट, धातु कवच ज्वलंत बिच्छू, एलिजाबेथ और पुष्प परियों को देख रही थी। उसकी नजर को भांपकर वांग टेंग ने गायब होने से पहले उसकी ओर सिर हिलाया। वह अपने कमरे में प्रकट हुआ। कुछ देर चिंतन करने के बाद उसने राउंड बॉल के लिए आध्यात्मिक शक्ति शास्त्रों और युद्ध तकनीकों की खोज करने का फैसला किया। वांग टेंग, आपके लिए कुछ संदेश है। राउंड बॉल की आवाज वांग टेंग के दिमाग में आई। ये संदेश किसने भेजे? वांग टेंग अचंभित रह गया। जब वह अराजक अज्ञात में था तो उसे बाहरी दुनिया से कोई संदेश नहीं मिल पाया था। इसके अलावा वापस आने के बाद भी उसे अपने संदेशों की जांच करने का मौका नहीं मिला। अब चूंकि राउंड बॉल जाग चुका था, सब कुछ फिर से उसके नियंत्रण में था, इसलिए जब भी कुछ नया होता तो वह तुरंत वांग टेंग को सचेत कर देता था। यह एनलैंड से है। राउंड बॉल की आवाज थोड़ी बदल गई। कुछ ठीक नहीं था, आपको खुद ही देख लेना चाहिए। वांग टेंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, उसके सामने एक पर्दा आ गया। राउंड बॉल के होने की अच्छी बात यह थी कि यह वांग टेंग के स्मरण के बिना ही वांग टेंग के लिए सब कुछ तैयार कर देती थी। क्या? स्क्रीन पर संदेश देखकर वांग टेंग के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। वह अपने बिस्तर से उछल पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। घबराओ मत, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही एनलैंड से संपर्क कर लिया है। तुम्हें सीधे उससे पूछना चाहिए। राउंड बॉल उसके पास आया और उसे सांत्वना दी। लिन चुहान गायब है। मैं चिंतित क्यों नहीं हो सकता? वांग टेंग गंभीर हो गया। उसके भीतर तीव्र भावना की एक असामान्य लहर उमड़ पड़ी। एनलैन ने उन्हें कई संदेश भेजकर बताया कि लिन चुहान लापता है। हालांकि उन्हें ये तुरंत प्राप्त नहीं हुए क्योंकि वह अराजक अज्ञात ग्रह के अंदर थे। इस समय वांग टेंग को आत्मग्लानि का एहसास हुआ। उसने खुद को कोसा कि उसने कैओटिक अनचार्टेड छोड़ने के तुरंत बाद संदेशों की जांच क्यों नहीं की। यही कारण था कि उसे इसके बारे में अभी पता चला। क्या हो रहा है? क्या यह मेरा दुश्मन है? मेरे कई दुश्मन हैं, लेकिन केवल तीसरे राजकुमार और पाकर परिवार के पास ही स्वर्गमंच के मार्शल योद्धा से लिन चुहान को चुपचाप दूर ले जाने की क्षमता है। वांग टेंग ने ठंडे भाव के साथ अपनी मुठ्ठियां कस ली। उसकी नजर तीखी हो गई। ये तुम नहीं हो तो बेहतर है। अगर नहीं तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। उसके दिल में हत्या की तमन्ना उबल रही थी। अंततः ये तमन्ना चिंता में बदल गई और वह अपने दिल में केवल प्रार्थना ही कर सकता था। चौहान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वांग टेंग, एनलैन ने उत्तर दिया। राउंड बॉल ने कहा। जल्दी करो, कॉल उठाओ। वांग टेंग ने जल्दी से कहा।
राउंड बॉल ने सिर हिलाया। उसने अपना हाथ हिलाया और एक होलोग्राम प्रकट हुआ। एन लैन का चेहरा उभर आया। आन लैन, क्या हो रहा है? वांग टेंग के पास विनम्रता के लिए समय नहीं था और उसने तुरंत पूछा। मुझे शर्म आ रही है। मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। तुम्हारे जाने के कुछ दिनों बाद लिन चुहान मनो के भीतर साधना कर रही थी और किसी मिशन के लिए बाहर नहीं गई थी। फिर भी वह साधना कक्ष से अचानक गायब हो गई। मेरी आध्यात्मिक शक्ति कमरे के बाहर मंडराती रही, लेकिन मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा, एनलैन ने क्षमा याचना करते हुए कहा। क्या आप ये कह रहे हैं कि वह जागीर में गायब हो गई? वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। मनो की निगरानी प्रणाली पर उसके जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने उसके साथियों से भी पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने लिन चुहान को कभी नहीं देखा, एनलान ने कहा। चाचा वू, बूढ़े हान और अन्य लोगों ने क्या कहा? वांग टेंग ने फिर पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, उन्होंने लिन चुहान को भी नहीं देखा। एन लैन ने अपना सिर हिलाया। क्या यह हो सकता है कि एक ब्रह्मांड मंच या शाश्वत मंच मार्शल योद्धा चुपचाप मनो में प्रवेश किया और लिन चुहान को दूर ले गया? राउंड बॉल ने अनुमान लगाया। चूंकि वह व्यक्ति एन लैन की आध्यात्मिक शक्ति से बचने में कामयाब रहा, इसका मतलब है कि वह कम से कम एक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा है, वांग टेंग ने उदास भाव से कहा। ये सही है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति के साथ एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा भी मेरी पहचान से पूरी तरह से बच नहीं पाएगा। एन लैन ने सिर हिलाया। वह इस बात को लेकर बेहद आश्वस्त थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वांग टेंग की तरह एक दिव्य आत्मा गुरु थे, और वह एक स्वर्गीय क्षेत्र के दिव्य आत्मा गुरु थे। अनंत स्टेज मार्शल योद्धा, वांग टेंग ने बड़बड़ाया। वह बुरे मूड में था। अगर कोई अनंत स्टेज मार्शल योद्धा काम करता तो उसे कौन रोक सकता था? वांग टेंग, मुझे माफ कर दो, एन लैन ने माफी मांगी। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? एन लैन ने पूछा। वांग टेंग ने कहा, अपनी स्थिति पर ध्यान देना जारी रखें। कोई खबर मिले तो मुझसे संपर्क करें। ठीक है। एन लैन ने सिर हिलाया। कॉल खत्म हो गई। वांग टेंग अपने कमरे में बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। मेरे पास लिन चुहान के बगल में एक क्लोन है। ऐसा लगता है कि उस क्लोन को कुछ नहीं हुआ। जब वांग टेंग पहले गए थे तो उन्होंने किसी भी स्थिति के लिए एक क्लोन पीछे छोड़ दिया था। लिन चुहान से दोबारा मिलने के बाद उसने इसे दूसरे संशोधित क्लोन में बदल दिया। इस क्लोन में मूल शक्ति का एक अंश था, इसलिए यह अधिक शक्तिशाली था। अचानक उसने पलटकर देखा और पाया कि उसके क्लोन ने कोई चेतावनी नहीं दी है और न ही गायब हुआ है। इससे पता चलता है कि क्लोन अभी भी लिन चुहान के पास हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु था। वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद की और अपने क्लोन की स्थिति को महसूस किया। क्लोन निष्क्रिय अवस्था में था। ये केवल तभी वांग टेंग को चेतावनी देता था जब लिन चुहान को जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति का सामना करना पड़ता था। अब उसे क्लोन को सक्रिय करना था और लिन चुहान के आसपास की स्थिति को देखना था। हालांकि जब उन्होंने क्लोन से संपर्क स्थापित किया तो उन्होंने पाया कि उनकी दृष्टि धुंधली हो गई है, मानो धुंध की एक परत ने उन्हें घेर लिया हो। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सील, ये सील है। वांग टेंग को कुछ महसूस हुआ और उसके विचार उत्तेजना से तीव्र गति से मंथन करने लगे। सीलबंद। वांग टेंग को लगा कि उसका क्लोन सीलबंद है, इसलिए वह बाहर क्या हो रहा है यह नहीं देख सकता। यह भावना गलत नहीं हो सकती। यह अवश्य ही एक मुहर होगी। चूंकि वांग टेंग खुद सीलिंग तकनीक में माहिर थे, इसलिए वे इस घटना से अपरिचित नहीं थे। इसलिए उन्होंने स्थिति को अच्छी तरह से समझा। कौन है ये? मेरा क्लोन भी खोज लिया गया। वांग टेंग गंभीर हो गया। उसके दिमाग में कई विचार आए। उनका क्लोन काफी छिपा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे खोज लिया गया और बाद में सील कर दिया गया। उनके प्रतिद्वंद्वी की ताकत और सतर्कता उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। हालांकि एक बात ने उसे उलझन में डाल दिया। अगर यह कोई दुश्मन था तो वे आसानी से क्लोन को नष्ट कर सकते थे। इसे सील करने की क्या जरूरत थी? यह दृष्टिकोण प्रतिकूल प्रतीत हुआ। जब तक कि दूसरे पक्ष का कोई शत्रुतापूर्ण इरादा न हो। लेकिन फिर वे चुपचाप लिन चुहान को क्यों ले गए? वांग टेंग को कुछ समझ नहीं आया। उसका दिमाग चक्कर खा रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपनी आखिरी सुराग खो दिया था और लिन चुहान को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा थोड़ा उदास था। एक दबा हुआ भाव किसी भी क्षण फूटने को तैयार लग रहा था। वांग टेंग, राउंड बॉल चिंतित होकर चिल्लाई। एट नो विल बिन एट। मैं ठीक हूं, वांग टेंग ने जवाब दिया। कोई सुराग? राउंड बॉल पूछे बिना नहीं रह सका। नहीं,
मेरा क्लोन सीलबंद है, इसलिए मैं उसका स्थान नहीं ढूंढ सकता, वांग टेंग ने उत्तर दिया। ये कैसे हुआ? राउंड बॉल को यकीन नहीं हुआ। उसने झिझकते हुए पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चूंकि दूसरे पक्ष ने मेरे क्लोन को नष्ट नहीं किया और केवल उसे सील कर दिया, इसका मतलब है कि लिन चुहान सुरक्षित है। हम केवल तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि दूसरा पक्ष हमें ढूंढ न ले। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे देखना है कि क्या मैं लिन चुहान की कलाई घड़ी का उपयोग करके उसका पता लगा सकता हूं, राउंड बॉल ने सोचा और कहा। क्या ये संभव है? वांग टेंग की आंखें चमक उठी जब उसे याद आया कि राउंड बॉल अभी अभी स्वर्ग के चरण में आगे बढ़ा है। ये वास्तव में संभव हो सकता है। मैं केवल एक कोशिश कर सकता हूं। आखिरकार वर्चुअल नेटवर्क अंततः वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का क्षेत्र है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं पता लगाने से बच सकता हूं, राउंड बॉल ने जवाब दिया। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, वांग टेंग ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा। ठीक है। राउंड बॉल ने सिर हिलाया और वहीं गायब हो गया। पहले तो उसने खेती करने की योजना बनाई, लेकिन अब वह केवल पहले लिन चुहान को खोजने में वांग टेंग की मदद कर सकता था। वांग टेंग कुछ देर तक चुपचाप कमरे में बैठा रहा, खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा। इस समय उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह बस इंतजार कर सकता था। उसे अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। कुछ देर बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसके अंदर की उथल पुथल धीरे धीरे शांत हो गई। राउंड बॉल जानता था कि वह चिंतित था, इसलिए उसने साधना का मामला नहीं उठाया, लेकिन वह इसके बारे में भूला नहीं था। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और खुद को भस्म करने वाले निहिलिटी बीस्ट की यादों में डुबो दिया। वह राउंड बॉल की साधना के लिए उपयुक्त आध्यात्मिक शक्ति शास्त्र और युद्ध तकनीकों की खोज कर रहा था। अल्पविराम। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। पिछले 3 दिनों से वांग टेंग की कोई खबर नहीं थी। दूसरी ओर बाहरी दुनिया में हलचल मची हुई थी। अकादमी के अंदर एक मैदान में एक विशाल पत्थर का स्मारक हवा में लटका हुआ था। उस पर पहले से ही कई नए छात्रों के नाम लिखे हुए थे। नए छात्रों का लीडर बोर्ड। यह पत्थर की प्लेट फ्रेशमैन लीडर बोर्ड थी। 3 दिन पहले जब फ्रेशमैन अनचार्टेड से वापस आए तो उनकी कई योग्यताएं बहुत बढ़ गईं। उन्हें यह भी पता चला कि फ्रेशमैन लीडरबोर्ड सक्रिय हो गया था। कई लोग उत्साहपूर्वक रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। 3 दिनों के भीतर ही पत्थर की पट्टिका पर हजारों नाम अंकित हो गए। लेकिन ये सभी नए छात्र नहीं थे। यहाँ विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्रों से आए अनगिनत प्रतिभाशाली योद्धा भी थे। ग्रैंड कियान साम्राज्य में अकेले 1000 लोग थे। शीर्ष 10 को छोड़कर बाकी सभी 7 तारकीय अकादमियों में लगभग समान रूप से वितरित थे। सातों स्टेलर अकादमियों को अपनी निरंतर वृद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त छात्र आधार सुनिश्चित करना था। 7 तारकीय अकादमियों द्वारा इस पर आम सहमति बनाई गई। हालांकि प्रतिस्पर्धा तो थी, लेकिन ये कोई गलाकाट प्रतिस्पर्धा नहीं थी। यह एक स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता थी जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि उनके प्रतिद्वंद्वी पर्याप्त रूप से मजबूत बने रहें। इस प्रकार भले ही 7वीं स्टेलर अकादमी थोड़ी कमजोर थी, फिर भी उन्होंने हर साल काफी संख्या में छात्रों की भर्ती की। ज्यादा से ज्यादा शीर्ष 10 में से छात्रों की संख्या अन्य स्टेलर अकादमियों की तुलना में थोड़ी कम हो सकती है। हर प्रादेशिक क्षेत्र में महान कियान साम्राज्य जैसे कुछ गुट थे। इसलिए प्रत्येक तारकीय अकादमी प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र से सैकड़ों छात्रों की भर्ती करने में सक्षम थी। सभी प्रादेशिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए छात्रों की कुल संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंच सकती है। इसलिए इस समय पत्थर के स्मारक पर लिखे सभी नाम छात्रों के नहीं थे। कई लोग अभी भी देख रहे थे। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर केवल नए छात्र ही ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ पुराने छात्र भी ध्यान दे रहे थे। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड का उद्घाटन अकादमी का सबसे गर्म कार्यक्रम था। अकादमी के भीतर के जाने माने सीनियर्स ज्यादातर फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के रैंक के माध्यम से आगे बढ़े थे। काफी हद तक फ्रेशमैन लीडरबोर्ड प्रशिक्षकों और वरिष्ठ छात्रों के लिए वास्तविक प्रतिभाओं को देखने का एक उत्कृष्ट अवसर था। कुछ व्यक्ति प्रतिभाओं की लीग में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अकादमी में प्रवेश करने पर वे पिछड़ सकते हैं और दूसरों से पिछड़ सकते हैं। हालांकि फ्रेशमैन लीडरबोर्ड अलग था। एक बार फ्रेशमैन लीडरबोर्ड खुलने के बाद यह नए छात्रों के अगले बैच के आने तक अकादमी के भीतर ही रहेगा। इस दौरान हर कोई फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता था। इस प्रकार जब तक कोई आगे निकल जाता, फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में आगे वाले लोग नीचे धकेल दिए जाते। क्षणिक बढ़त का कोई खास मतलब नहीं था। असली विजेता और असली दुर्जय योद्धा वे थे जो अंत में जीतते थे। यही कारण था कि अधिकांश लोग फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर स्थान पाने के लिए जल्दबाजी में नहीं थे। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर एक मौका है। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के पत्थर के पटल के पास शोर मच गया।
कई दर्शकों ने देखा कि फ्रेशमैन लीडरबोर्ड का शीर्ष स्थान बदल गया था। सभी ने आश्चर्य से सांस ली, जिसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। झुलोंग शान पहला स्थान है। झुलोंग शान। बेनी दूसरे स्थान पर आ गया। ये झुलोंग शान कौन है? कितना अजीब नाम है। झुलोंग, मुझे पता है। ये सौर ड्रैगन जाति है। यह एक शक्तिशाली जाति है। सौर ड्रैगन जाति। क्या ये वही सौर ड्रैगन जाति है जिसने संपूर्ण सौर ड्रैगन प्रादेशिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? हाँ, ये सही है, यही नस्ल है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास सौर ड्रैगन बॉडी है और वे बेहद शक्तिशाली है। यहां तक कि इस नस्ल के प्रतिभाशाली योद्धा भी सूची में जगह पाने के लिए होड़ करने से खुद को नहीं रोक पाए। अल्पविराम। चर्चाओं के बीच उस विशाल पत्थर की पट्टिका की सतह पर हलचल मच गई। उसके भीतर से एक मांसल आकृति बाहर निकली और भीड़ के सामने प्रकट हुई। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के लिए लड़ाई सरल थी। वे पत्थर की प्लेटों में प्रवेश करेंगे और एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। हालांकि ये लड़ाई कोई वास्तविक जीवन का टकराव नहीं था, बल्कि एक प्रक्षेपण था। एड्स बाय पब फ्यूचर। पत्थर की पट्टिका पर लिखे शिलालेख के माध्यम से प्रतिरूपित ये प्रक्षेपण वास्तविक व्यक्ति से लगभग अप्रभेद्य था और व्यक्ति की सारी शक्ति को उन्मुक्त करने में सक्षम था। यह अद्भुत था। यह आभासी ब्रह्मांड के कुछ कार्यों के समान था। ऐसा छात्रों को घायल होने से बचाने के लिए किया गया। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड को छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रज्वलित करने के लिए डिजाइन किया गया था, न कि उन्हें मौत तक लड़ने के लिए। कई जगहें मौत का कारण बन सकती हैं, जैसे कि अनचार्टेड। हालांकि फ्रेशमैन लीडरबोर्ड उनमें से एक नहीं था। बेशक, हालांकि फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर लड़ाइयां दोहराए गए अनुमानों के माध्यम से लड़ी गई थी, लेकिन यह एहसास वास्तविक था। इसलिए ज्ञान अभी भी प्राप्त किया जा सकता है। कभी कभी लड़ाइयां सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं होती थी। अकादमी ने प्रत्येक छात्र को फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका उद्देश्य उन्हें आपसी लड़ाई में शामिल होने देना था, जिससे इन लड़ाइयों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो। ज़ुलोंग शान पत्थर की प्लेट से बाहर चला गया और उसने अपने आसपास के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं को देखा। वह गर्वित लग रहा था। एट नोबलबन एट इलाके में छानबीन करने के बाद जब उसे वह व्यक्ति नहीं मिला जिसे वह खोज रहा था, तो उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और वहां से गायब हो गया। क्या वह झुलोंग शान है? वह सचमुच बहुत शक्तिशाली है। मैं उसे नहीं समझ सकता। जिस तरह से वह हमें देख रहा है उससे मैं क्रोधित हूं। ऐसा लगता है कि वह सभी को नीची नजर से देख रहा है। सोलर ड्रैगन रेस। अल्पविराम। हर कोई झुलोंग शान को अलग अलग भावों के साथ जाते हुए देख रहा था। कुछ गंभीर थे, कुछ असंतुष्ट, कुछ तिरस्कारपूर्ण। प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वहां उपस्थित सभी लोग प्रतिभाशाली योद्धा थे। उनमें स्वाभिमान था, इसलिए नीची नजर से देखे जाने पर स्वाभाविक रूप से उनके भीतर प्रतिरोध की भावना पैदा हुई। झुलोंग शान के जाने के कुछ ही देर बाद पत्थर की पट्टिका के भीतर से एक और पीला युवक निकला। इधर उधर देखने के बाद वह चुपचाप चला गया। ये बेनी है। किसी ने बाहर निकले युवक को पहचान लिया। ऐसा लगता है कि वह हार गए। यह अप्रत्याशित है। मुझे याद है कि बेनी विच टॉवर टेरिटोरियल डोमेन से आया था, है ना? मैंने सुना है कि वह लीग ऑफ टैलेंट्स में शीर्ष 10 में से एक है। वह बहुत शक्तिशाली है। यह आश्चर्य की बात है कि उसे अभी हाल ही में प्रथम स्थान मिला था और उसे पहले ही नीचे धकेल दिया गया। यह पहला स्थान निश्चित नहीं है। बहुत से लोगों ने अभी तक अपना कदम नहीं उठाया है, इसलिए यह शीर्ष स्थान अल्पकालिक ही रहेगा। झुलोंग शान के बारे में क्या? सौर ड्रैगन जाति शक्तिशाली है, लेकिन अन्य क्षेत्रीय क्षेत्रों में भी शक्तिशाली उपस्थिति है। ये कहना मुश्किल है। अल्पविराम। यू किकियाओ और ट्रेंट बोरेट आकाश में खड़े थे और जब उन्होंने पत्थर की प्लेट पर रैंकिंग देखी तो उनके माथे पर बल पड़ गए। वह साथी पहले स्थान पर है। यू किकियाओ ने अपना सिर हिलाया। वह बहुत ताकतवर है। ट्रेंट बोरेट की निगाहें हल्की सी झपक उठी। ओह! यू किकियाओ आश्चर्यचकित थी। वांग टेंग ने एक बार उससे कहा था कि यह ट्रेंट कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अब उसे भी लगा कि ज़ुलोंग शान शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था कि ज़ुलोंग शान सिर्फ एक औसत प्रतिभाशाली योद्धा नहीं था। बेनी की हार का एक कारण था। मुझे आश्चर्य है कि वांग टेंग कब बाहर आएगा। 3 दिन हो गए हैं। यू किकियाओ ने मन ही मन सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ समय बाद ज़ुलोंग शान ने 7वें तारकीय अकादमी के आंतरिक वेब पर एक संदेश पोस्ट किया। वांग टेंग, अनचार्टेड मिशन समाप्त हो गया है। मैं कॉस्मोस स्टेज पर आगे बढ़ चुका हूं और फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के शीर्ष पर पहुंच गया हूं। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आओ और मुझे चुनौती दो। अभिमानी और तिरस्कारपूर्ण। वह सभी को यह बता रहे थे कि यदि वांग टेंग ने उन्हें चुनौती नहीं दी तो वह कायर है।
ये समाचार सुनकर बहुत से लोग आश्चर्यचकित रह गए। वांग टेन कौन थे? कहने की जरूरत नहीं है कि वांग टेन को बहुत से लोग पहले से ही जानते थे। एक बेजोड़ प्रतिभा के रूप में, जो स्टार रैंकिंग में चढ़ गया, तार्किक अकादमी में उसके आगमन ने तुरंत महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। झुलोंग शान ने फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया था और अपना तीर वांग टेंग पर चलाया। यहां तक कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी उसे निशाने पर लिया। एक पल के लिए अकादमी में मौजूद सभी नए पुराने छात्र इस दृश्य से आकर्षित हो गए। कई लोग इस हंगामे को देखने के लिए तैयार थे। बहुत से लोग वांग टेंग की क्षमता से चिंतित थे। वे नहीं जानते थे कि वह कितना शक्तिशाली है। अब जब झुलोंग शान बाहर कूद गया था, तो इससे उन्हें वांग टेंग की क्षमता की गहराई का परीक्षण करने का अवसर मिला। हालांकि कुछ लोग निराश थे। उन्हें लगा कि यह नाम कमाने का एक बेहतरीन मौका था, लेकिन झुलोंग शान ने उनसे यह मौका छीन लिया। विशेषकर अन्य क्षेत्रीय क्षेत्रों की शीर्ष प्रतिभाएं। वे आश्वस्त नहीं थे। वांग टेंग ने ऐसा क्या किया कि वे स्टार रैंकिंग में प्रवेश कर सके, जबकि वे ऐसा नहीं कर सके? इन व्यक्तियों ने शुरू में फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर वांग टेंग से आगे निकलने के अवसर का लाभ उठाने की योजना बनाई थी। यह एक अच्छा विचार था। दुर्भाग्य से झुलोंग शान ने जो किया, उसके बाद उसने सारी सुर्खियां बटोर ली। अगर वे अब भी सामने आते हैं, तो भी इसका असर काफी कम होगा। तथापि झुलोंग शान की बातें सुनने के 2 दिन बाद भी वांग टेंग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लग रहा था जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। बाहर चर्चाएं और तेज हो गईं। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या वांग टेंग लड़ाई से कतराता है और बाहर आकर झुलोंग शान का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी है। वांग टेंग, यदि तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकते, तो भविष्य में जब भी तुम मुझसे मिलोगे, तो मुझसे दूरी बनाए रखना। स्टार रैंकिंग की प्रतिभा, ये सिर्फ एक खोखला शीर्षक है। आप स्टार रैंकिंग की असली प्रतिभाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। झुलोंग शान फिर बोला। उसके शब्दों में अहंकार झलक रहा था, जो वांग टेंग के प्रति तिरस्कार और उपहास से भरा हुआ था। ये शब्द सुनकर अन्य छात्र बहुत आश्चर्यचकित हुए। क्या उसे वांग टेंग से कोई दुश्मनी थी? उनके शब्द कठोर और अत्यंत आपत्तिजनक थे। हाँ, ये दिलचस्प होता जा रहा है। कुछ लोग गहरी दिलचस्पी से भरे हुए थे। उन्हें ये स्थिति मनोरंजक लगी और वे वांग टेंग को आगे आते देखने के लिए काफी उत्सुक थे। कितना घमंडी! यू किकियाओ ने ये शब्द सुनते ही गुस्से से अपने पैर पटक दिए। वह वांग टेंग से इसलिए जुड़ी हुई थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह उसे ज्यादा अंक अर्जित करने में मदद कर सकता है। झुलोंग शान की हरकतें वांग टेंग की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रही थीं। वह अब अकादमी में अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगा। हर बार जब स्टार रैंकिंग से कोई प्रतिभा सामने आती है, तो इन प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं के बीच ईर्ष्या पैदा होना स्वाभाविक है। एक एक करके वे आगे आएंगे, आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? अकादमी मध्यस्थता संघ में वरिष्ठ वू डे मुस्कुराए और खुद से बुदबुदाए। तीसरे दिन भी वांग टेंग नहीं दिखा। इससे सभी और भी उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि चीजें और भी दिलचस्प होती जा रही हैं। एक लगातार उकसा रहा था, दूसरा अविचलित। समय के साथ दोनों के बीच संघर्ष और भी गहरा होता गया, जिससे आगे की घटनाएं और भी अधिक दिलचस्प होती गईं। जैसी कि उम्मीद थी, झुलोंग शान ने फिर से बात की। क्या महान कियान साम्राज्य के सभी मार्शल योद्धा बेकार हैं? एक कायक को न केवल प्रतिभाओं की लीग में प्रथम स्थान मिला, बल्कि वह स्टार रैंकिंग में भी आ गया। इस बार झुलोंग शान ने महान कियान साम्राज्य के सभी प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं पर हमला बोल दिया। उसका इरादा साम्राज्य के योद्धाओं के आक्रोश को भड़काना था। इस तरह वांग टेंग को बाहर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। झुलोंग शान बहुत आगे निकल गया है। यू किकियाओ के दिल में गुस्सा जल रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए और वांग टेंग के घर की तरफ देखा। वह आदमी अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? वह शांत कैसे रह सकता है? महान कियान साम्राज्य के अन्य प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा भी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना गुस्सा 7वें तार्किक अकादमी के आंतरिक वेब पर निकालना शुरू कर दिया। वह तो बस एक विदूषक है। उसे महान कियान साम्राज्य पर टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? ये सही है, सौर ड्रैगन रेस। मुझे लगता है कि यह कीड़े की दौड़ है। एक कीड़ा एक असली ड्रैगन को चुनौती देने की कोशिश क्यों कर रहा है? वह खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वांग टेंग सामने नहीं आना चाहता। उसे इस कीड़े की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हा, तुम तो बस एक कीड़ा हो। आओ और रेंगो। कुछ लोग सोलर ड्रैगन रेस की तुलना आंतरिक वेब पर कीड़ों से कर रहे थे। तरह तरह की बुरी टिप्पणियां की जा रही थी। कई दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। एट नोबल एट महान कियान साम्राज्य के इन मार्शल योद्धाओं में काफी दुस्साहस था। उन्होंने सोलर ड्रैगन रेस को कीड़े कहा। वे एक ततैया के छत्ते को हिला रहे थे।
हालांकि कई लोग इस तमाशे का भरपूर आनंद भी ले रहे थे। उन्हें सोलर ड्रैगन रेस से डर नहीं था और उन्हें ये केवल मनोरंजक ही लग रहा था। स्थिति हर मिनट और भी दिलचस्प होती जा रही थी। पफिट अकादमी के मध्यस्थता संघ में सीनियर वुडे ने लाल शराब का एक घूंट थूका और चौड़ी आंखों से आंतरिक वेब को घूरने लगा। अच्छा, वे सोलर ड्रैगन रेस का अपमान करने की भी हिम्मत करते हैं। जब झुलोंग शान ने टिप्पणियां देखीं, तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने मनों में मौजूद हर चीज को तोड़ डाला। अरे, ये कौन है? मेरी सौर ड्रैगन जाति का अपमान करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें खोजो, मेरे सौर ड्रैगन कबीले का अपमान करने वालों को मेरे पास लाओ। मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। झुलोंग शान का खून खौल उठा। वह सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता था। उसने तुरंत अपने आदमियों को अपराधियों का पता लगाने का आदेश दिया। तस्क, ये किसने शुरू किया? लगता है किसी की जबान बहुत तेज है। यू किकियाओ ने ऑनलाइन जबानों की लड़ाई को आश्चर्य से देखा। हालांकि वह किसी को झुलोंग शान का अपमान करते हुए देखकर खुश थी। दूसरा पक्ष बहुत घमंडी था। उसने महान कियान साम्राज्य के सभी मार्शल योद्धाओं को अपमानित किया। क्या उसने सोचा था कि हर कोई सोलर ड्रैगन रेस से डरता था? सोलर ड्रैगन रेस का अकादमी में महत्वपूर्ण प्रभाव था। अगर वे कुछ ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना चाहते थे जिन्होंने आंतरिक वेब पर टिप्पणियां पोस्ट की थीं, तो उनके पास ऐसा करने के साधन थे। आधे दिन के भीतर झुलोंग शान किसी तरह से उन लोगों को ढूंढने में कामयाब हो गया जिन्होंने सौर ड्रैगन जाति का अपमान किया था। अंत में ये लोगों का समूह नहीं था, ये सिर्फ एक व्यक्ति था। एक मोटा आदमी ही था जो सोलर ड्रैगन रेस का अपमान करने वाली सारी टिप्पणियां पोस्ट कर रहा था। झुलोंग शान उस मोटे आदमी से भिड़ना चाहता था, लेकिन दूसरा पक्ष चालाक था। वह अपने घर में छिप गया और बाहर ही नहीं निकला। झुलोंग शान इतना क्रोधित था कि उसने फर्नीचर के एक और ढेर को तोड़ दिया। नहीं, ये वैध है। यू किकियाओ की अभिव्यक्ति अजीब हो गई जब उसने मोटे की पहचान जान ली। मोटा आदमी जिसने महान कियान साम्राज्य की प्रतिभा लीग में अपना नाम बनाया। इस व्यक्ति को एक बार वांग टेंग ने परेशान किया था और लीग ऑफ टैलेंट्स में उसका सफर कठिनाइयों से भरा था। उसे लगा कि उसका सफर किसी भी अन्य प्रतिभा से ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। फिर भी वह शीर्ष 1000 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे और अंततः 7 स्टेलर अकादमियों में स्थान प्राप्त किया। संयोगवश उन्होंने वांग टेंग और यू क्यूकियाओ की तरह ही 7वें तारकीय अकादमी में प्रवेश किया। जब यू किकियाओ को पता चला कि सोलर ड्रैगन रेस का अपमान करने वाला व्यक्ति वह था, तो वह इतनी हैरान हुई कि उसके मुंह खुले रह गए। उसके कितने उपनाम थे? उसने लगभग सोचा कि महान कियान साम्राज्य के सभी मार्शल योद्धा क्रोधित हो गए हैं। इसके अलावा उसने ये कैसे किया? अकादमी में प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक आंतरिक नेटवर्क खाता था। हालांकि इस मूर्ख ने कई उपनाम बनाने में कामयाबी हासिल की। यह अविश्वसनीय था। अगर झुलोंग शान ने वेड की तस्वीर का खुलासा नहीं किया होता, तो यू किकियाओ ने कभी नहीं सोचा होता कि कोई ऐसा कर सकता है। इसी समय अकादमी के आंतरिक जाल में कुछ दबंग लोग घुस आए और खुशी खुशी शो का आनंद लेने लगे। पफिट एड्स बाय पब फ्यूचर। ये तो बहुत मजेदार है। मोटा आदमी ही गाली दे रहा है। वह एक विकृत व्यक्ति की तरह दिखता है। ये फोटो उसके सार को पूरी तरह से दर्शाता है। वह काफी विशेषज्ञ है। प्रभावशाली। वह अत्यंत साहसी है। वैसे क्या महान कियान साम्राज्य से यहाँ कोई नहीं है? केवल मोटा आदमी ही आगे आया। मुझे लगा कि वे सभी एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट थे। दूसरों ने भी गालियां दी, लेकिन उतनी कठोरता से नहीं। उन्होंने तब बंद कर दिया जब उन्हें बंद कर देना चाहिए था। हाँ, क्या उन्होंने ऐसा किया? हे भगवान, झुलोंग शान को उससे नफरत होनी चाहिए। वह शायद अब उसे मारना चाहता है। हाँ, वह मोटा आदमी अपने मनों में छिपा है। झुलोंग शान उसका कुछ नहीं कर सकता। अल्पविराम। अकादमी का आंतरिक जाल पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। अकादमी में ऐसा कुछ हुए काफी समय हो गया था। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट शांत साधना को प्राथमिकता देते हैं और परेशानी पैदा करना पसंद नहीं करते। केवल कुछ नए छात्र ही इस तरह की हरकतें करते हैं। हालांकि जब चुनौतियों की बात आती है, तो आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति इसका प्रस्ताव रखता है, तो दूसरा पक्ष तुरंत इसे स्वीकार कर लेता है और इसे अनदेखा नहीं करता है, जैसा कि वांग टेंग ने किया था। एट नोबलबन एट। इसलिए कोई संघर्ष नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वे लड़ते थे। जीतने वाले को बहुत प्रतिष्ठा मिलती थी, जबकि हारने वाला शर्मिंदा होकर चला जाता था। हारने वाला फिर से द्वंद्वयुद्ध करने के लिए दूसरी बार वापस आता था। आमतौर पर ऐसा ही होता था, लेकिन इस बार तो लड़ाई से पहले ही गाली गलौज कर दी गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। मामला तेजी से बिगड़ गया, यहां तक कि 7 स्टेलर अकेडमीज की मुख्य वेबसाइट को भी इसकी भनक लग गई।
अन्य अकादमियों के कई लोगों ने भी इस घटना पर ध्यान दिया। ये वांग टिंग है। महान कियान साम्राज्य के युवा नरुई, जी हाओ चेन और टिमोथी ने और भी अधिक ध्यान दिया जब उन्हें एहसास हुआ कि यह मामला वांग टिंग से संबंधित था। झुलोंग शान कौन है? उसे वांग टिंग को चुनौती देने की हिम्मत कहां से मिली? झुलोंग शान सौर ड्रैगन जाति का एक सदस्य। वह वांग टिंग को चुनौती देना चाहता है। मुझे याद है कि वह अद्वितीय प्रतिभा है जिसने स्टार रैंकिंग में प्रवेश किया है ना? क्या जुलोंग शान को अपनी कमर टूटने का डर नहीं है? हाँ, बहुत से लोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए स्टार रैंकिंग में किसी प्रतिभा पर कदम रखना चाहते हैं। झुलोंग शान शायद उनमें से एक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें क्षमता है या नहीं। यदि नहीं, तो वह स्वयं को शर्मिंदा करेगा। सौर ड्रैगन जाति कमजोर नहीं होनी चाहिए। हाँ, किसी ने सोलर ड्रैगन रेस वर्म्स कहा है। यह संतोषजनक है। वांग टेंग ने अभी अभी 7वें तारकीय अकादमी में प्रवेश लिया है और परेशानी पहले ही उत्पन्न हो चुकी है। ऐसा लगता है कि भविष्य में भी चीजें शांत नहीं रहेंगी। 7वीं स्टेलर अकादमी कई वर्षों से शांत रही है। यह उनके लिए अपना नाम बनाने का एक अवसर हो सकता है। अल्पविराम। अन्य 6 तारकीय अकादमियों के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा दर्शकों के रूप में शामिल हुए। 7 तारकीय अकादमियों के मुख्य वेब पर विभिन्न चर्चाएं पोस्ट की गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अकादमी के कई प्रशिक्षक और शक्तिशाली योद्धा भी सतर्क हो गए। वे चुपचाप स्थिति पर नजर रखे हुए थे। प्रशिक्षक और दुर्जय मार्शल योद्धा होने के नाते वे अन्य छात्रों की तरह मंच पर पोस्ट नहीं करेंगे। यह अनुचित होगा। सोलर ड्रैगन रेस की प्रतिभाएं और स्टार रैंकिंग दिलचस्प है। मुझे आश्चर्य है कि कौन जीतेगा। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि यह स्टार रैंकिंग की प्रतिभा है, वांग टिंग। सोलर ड्रैगन रेस थोड़ी कमजोर है। ये कहना कठिन है। सौर ड्रैगन जाति में महान प्रतिभाएं हैं। यदि वे ब्रह्मांड स्तर तक आगे बढ़ गए होते तो एक महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती थी। अल्पविराम। कुछ प्रशिक्षक और शक्तिशाली योद्धा भी गुप्त रूप से चर्चा कर रहे थे। वे युद्ध के बारे में उत्सुक थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई प्रशिक्षकों और दुर्जय मार्शल योद्धाओं को वांग टिंग से बहुत उम्मीदें थीं, जिन्होंने स्टार रैंकिंग में प्रवेश किया था। वे शुरू से ही उस पर नजर रख रहे थे। वांग टिंग की जागीर में। खेती के कमरे में वांग टिंग पैर मोड़कर बैठा हुआ साधना कर रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। बगल में एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। ये राउंड बॉल थी। उसने निराशा से अपना सिर हिलाया और कहा, वांग टिंग, मुझे वह नहीं मिली। वांग टिंग ने अपने दिल में आह भरी। उसे इस नतीजे का अनुमान था। उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे तो कोई बात नहीं। हम घास के ढेर में सुई ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ समय की बर्बादी है। चलो यहीं रुकते हैं। तुम अब और नहीं देख रहे हो। राउंड बॉल हिचकिचाया। मैं उसकी तलाश करूंगा लेकिन इस तरफ नहीं और अभी भी नहीं। वांग टिंग ने अपना सिर हिलाया। राउंड बॉल ने उसे गौर से देखा और चुप रहा। यह बता सकता था कि वांग टिंग अपनी भावनाओं को दबा रहा था। वह किसी से भी ज्यादा चिंतित था। हालांकि चिंतित होने से कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। उसे उस भावना को दबाना पड़ा। अचानक उसने एक हल्की सी चीख निकाली। उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। यह क्या है? वांग टिंग की आंखें चमक उठी जब उसने पूछा। फीनिक्स भगवान महल, क्षेत्र अंतरिक्ष 2। राउंड बॉल ने कहा, मुझे पृथ्वी से एक संदेश मिला है। ये लिन चुहान के लापता होने से संबंधित हो सकता है। पृथ्वी से संदेश, और ये लिन चुहान के गायब होने से संबंधित है। वांग टिंग हैरान था। लिन चुहान यूमिंग ग्रह पर था और पृथ्वी से बहुत दूर था। इसका क्या संबंध था? उसके पास सोचने का समय नहीं था और उसने जल्दी से पूछा, यह क्या है? खुद ही देख लो। राउंड बॉल का चेहरा बदल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए, इसलिए उसने सीधे मैसेज खोल दिया। स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई दिया, जो वांग टिंग के माता पिता का था। वांग टिंग की तत्परता स्पष्ट थी। आखिरकार कुछ सुराग मिल ही गया। चाहे वह संबंधित हो या न हो, उसे समझना ही था। एक नजर में उसने संदेश की सामग्री को पढ़ा। फिर उसका चेहरा उदास हो गया। फीनिक्स भगवान महल। लिन चुक्सिया को फीनिक्स भगवान पैलेस द्वारा ले जाया गया। लिन चुहान को भी फीनिक्स गॉड पैलेस द्वारा ले जाया गया। संदेश में यही लिखा था। वांग टिंग को यह बात अविश्वसनीय लगी। कोई संगठन उन दोनों को ले गया था। ऐसा लगता है कि यह सच है। उनके प्रस्थान के बीच का समय अंतराल लगभग 10 दिन था, जो यूमिंग ग्रह से पृथ्वी तक की यात्रा के साथ संरेखित है। फीनिक्स गॉड पैलेस के लोग लिन चुहान और लिन चुक्सिया को ले गए, राउंड बॉल ने कहा। क्या पृथ्वी पर कुछ हुआ? वांग टिंग ने पूछा। कोई नहीं जानता था कि यदि बाहरी लोग पृथ्वी पर उतर आए तो क्या होगा।
एड्स बाय पब फ्यूचर। सौभाग्य से अब पृथ्वी उसका क्षेत्र थी। यदि कोई बाहरी व्यक्ति भी होता तो वह पृथ्वी को छू नहीं सकता था। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे लिन चुक्सिया को ले जाने के बाद सीधे चले गए। वे पृथ्वी पर नहीं रुके, राउंड बॉल ने कहा। यह अच्छी बात है। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, वैसे क्या तुम जानते हो कि फीनिक्स गॉड पैलेस किस तरह का संगठन है? मैंने अभी अभी जांच की है। ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे सिर्फ हिमशैल की नोक के बारे में पता है। राउंड बॉल ने हिचकिचाते हुए कहा। मुझे इसके बारे में बताओ। समय बर्बाद मत करो, वांग टेंग ने जल्दी से कहा। संक्षेप में, ये ब्रह्मांड में एक अत्यंत विशाल और रहस्यमयी गुट है। ऐसा कहा जाता है कि यह पूरी तरह से महिलाओं से बना है, जिनमें से प्रत्येक के पास अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय प्रतिभाएं हैं। हर पीढ़ी में शक्तिशाली व्यक्तियों को तैयार किया जाता है, और यहां तक कि शाश्वत मंच से ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं। उनकी ताकत असाधारण है, और वे सभी प्रमुख क्षेत्रीय क्षेत्रों से स्वतंत्र हैं। वे एक पारलौकिक स्थिति रखते हैं, राउंड बॉल ने जल्दी से समझाया। अनंत मंच और उससे ऊपर। क्या फीनिक्स भगवान महल इतना शक्तिशाली है? वांग टेंग चकित था। राउंड बॉल ने जवाब दिया, कई संबंधित रिकॉर्ड इसका इसी तरह वर्णन करते हैं। इसमें गलती की बहुत कम गुंजाइश है। इतनी शक्तिशाली सेना लिन चुहान और लिन चुक्सिया को क्यों ले जाएगी? वांग टेंग हैरान था। उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए, राउंड बॉल ने उत्तर दिया। क्या मैंने नहीं कहा था कि वे पूरे ब्रह्मांड में प्रतिभाशाली महिलाओं की खोज करेंगे और उन्हें तैयार करने के लिए फीनिक्स गॉड पैलेस में वापस लाएंगे? ठीक है, वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी क्यों नहीं छोड़ी? यह कोई अकथनीय रहस्य नहीं है, वांग टेंग ने सवाल किया। ये हमें फीनिक्स गॉड पैलेस के काम करने के तरीके की ओर ले जाता है। वे थोड़े दबंग हैं। राउंड बॉल ने अपने शब्दों को सावधानी से चुना। दबंग? वांग टेंग अविश्वसनीय रूप से हंसा। वे बिना कुछ कहे लोगों को ले जाते हैं। यह क्या बकवास है? सीधे शब्दों में कहें तो वे बहुत ऊंचे और शक्तिशाली हैं। उन्हें दूसरे लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है, राउंड बॉल ने असहाय होकर कहा। फक, वांग टेंग ने गाली दी। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें इतना सब कैसे पता है? उनके बारे में सारी जानकारी यही कहती है। राउंड बॉल ने अपनी भौहें उठाई और हंसा। ये समझ में आता है। जरा सोचिए, वे एक साथ रहने वाली महिलाओं का एक समूह है और वे सिर्फ खेती बाड़ी करती हैं। पुरुषों की मौजूदगी के बिना उनका स्वभाव थोड़ा अजीब हो जाता है। राउंड बॉल बोलते समय एक अश्लील भाव लिए हुए था। फक, वांग टेंग ने फिर से गाली दी। लिन चुहान के बारे में क्या? क्या वह भविष्य में ऐसी ही बनेगी? वांग टेंग ने तुरंत अपना सिर हिला दिया जब उसने सोचा कि लिन चुहान एक बूढ़ी कुंवारी में बदल जाएगी। उसने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। उसके मन में फीनिक्स गॉड पैलेस के सभी लोग सन की बूढ़ी कुंवारी लड़कियां थीं। खांसी, वैसे ये कहना मुश्किल है। मैंने सुना है कि उनके व्यक्तित्व में अजीबोगरीब बदलाव उनके द्वारा अभ्यास किए जाने वाले शास्त्रों से भी संबंधित हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दें, वरना। राउंड बॉल ने अपनी बात पूरी नहीं की। चेतावनी स्पष्ट थी। क्या ये धर्मग्रंथों से संबंधित है? वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। अगर ऐसा है तो ये परेशानी का सबब बन सकता है। लिन चुहान को पहले ही ले जाया जा चुका था, और वह संभवतः बाद में उनके धर्मग्रंथ का अभ्यास करेगी। ये केवल समय की बात थी कि उसका व्यक्तित्व बदल जाए। लेकिन यह अच्छी खबर है। कम से कम उन्हें आपके दुश्मनों ने अपहरण नहीं किया है, राउंड बॉल ने उसे सांत्वना दी। वांग टेंग को झल्लाहट महसूस हुई। क्या हो रहा था? आखिर उसकी मंगेतर को पागल औरतों के देश में कैसे ले जाया गया? क्या स्वर्ग उसे जीवन भर अविवाहित रखने की योजना बना रहा था? कितना निर्दयी। उन्होंने लिन चुहान को क्यों चुना? उसकी प्रतिभा अच्छी है, लेकिन असाधारण नहीं। इतना शक्तिशाली गुट उसमें क्यों दिलचस्पी लेगा? वांग टेंग समझ नहीं पाया। शायद उनमें कुछ विशेष प्रतिभा है। राउंड बॉल ने अनुमान लगाया। एट नोबल एट लिन चुक्सिया के लिए यह संभव है। उसकी प्रतिभा विशेष है, और लिन चुहान। कोई बात नहीं, अब इस बारे में बात करना बेकार है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या आप जानते हैं कि फीनिक्स गॉड पैलेस कहाँ है? फीनिक्स भगवान पैलेस, क्षेत्र अंतरिक्ष 3। मुझे नहीं पता। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया। लेकिन आप अकादमी में पूछ सकते हैं। कुछ शाश्वत स्टेज मार्शल योद्धाओं को इसके बारे में पता हो सकता है। क्या लिन चुक्सिया ने कोई और सुराग छोड़ा है? वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। नहीं, लिन चुक्सिया ने गुप्त रूप से यह जानकारी आपके माता पिता को दी है ताकि वे आपको बता सके, राउंड बॉल ने उत्तर दिया।
आह, ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी लिन चुहान और लिन चुक्सिया को ले जाने के लिए दृढ़ है। उन्होंने हमारे लिए कोई जानकारी नहीं छोड़ी। वांग टेंग ने आह भरी और अपने दांत पीस लिए। मुझे उम्मीद है कि उनके साथ कुछ नहीं होगा। अगर नहीं, तो मैं उस फीनिक्स गॉड पैलेस को तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे डर है कि तुम अपनी वर्तमान क्षमता के साथ ऐसा नहीं कर सकते। राउंड बॉल ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा, फीनिक्स गॉड पैलेस पाकर परिवार की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली बल है। हम्फ। वांग टेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, भले ही मैं अभी ऐसा न कर पाऊं, लेकिन भविष्य में जरूर करूंगा। अगर लिन चुहान को कुछ हो गया, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं फीनिक्स गॉड पैलेस की सभी पागल महिलाओं को पकड़ लूंगा और उन्हें गुलामों के रूप में बेच दूंगा। इतनी तीव्र नाराजगी। राउंड बॉल हैरान रह गया। उसे लगा कि वांग टेंग ने शायद फीनिक्स गॉड पैलेस के लिए वाकई गहरी नफरत पैदा कर ली है। वांग टेंग के बारे में उसकी समझ के अनुसार, यदि भविष्य में उसे उस प्रकार की शक्ति प्राप्त हुई तो वह वही करेगा जो उसने कहा है। हे भगवान, ये थोड़ा रोमांचक क्यों लग रहा है। हालांकि फीनिक्स गॉड पैलेस जैसी शक्तिशाली ताकतें ब्रह्मांड में इतने सालों से मौजूद थी, उनके पास एक मजबूत नींव थी और उनके पास संसाधनों का अकल्पनीय खजाना था। उन्हें आसानी से हिलाया नहीं जा सकता था। राउंड बॉल को लगा कि अगर वांग टेंग ने कोई मूर्खतापूर्ण काम किया है तो उसे मना लेना चाहिए। इस प्रकार उसने अपना मुंह खोल दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे लगता है कि आपको लिन चुहान को गुप्त रूप से बचाने का कोई तरीका सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सक्षम नहीं हैं, बात सिर्फ इतनी है कि दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। फिलहाल सीधा टकराव कोई विकल्प नहीं था। मुझे पता है। वांग टेंग शांत रहा। उसने आह भरी और कहा, अब हम बस इतना कर सकते हैं कि फीनिक्स गॉड पैलेस के बारे में जानकारी जुटाएं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। वह जानता था कि वह वर्तमान में फीनिक्स गॉड पैलेस का मुकाबला नहीं कर सकता। वे अपने किसी एक दुर्जय मार्शल योद्धा के साथ उसे आसानी से हरा सकते थे। एट नोबल बन एट। अगर वह अब वहां जाए भी, तो वह लिन बहनों को उस डरावनी जगह से नहीं बचा पाएगा। मुझे खुशी है कि तुम इस तरह से सोच रहे हो। मुझे चिंता थी कि तुम आवेग में आकर काम कर सकते हो और असंभव को अपनाने की कोशिश कर सकते हो। राउंड बॉल मुस्कुराया और उसे आश्वस्त किया, बहुत चिंता मत करो। अफवाहें सिर्फ अफवाहें हो सकती हैं। फीनिक्स गॉड पैलेस के शास्त्र किसी के व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में लिन चुहान और लिन चुक्सिया के लिए फीनिक्स गॉड पैलेस में प्रवेश करना एक अच्छी बात हो सकती है। यदि वे वहां खेती करते हैं, तो वे अपनी क्षमता को जल्दी से बढ़ा सकते हैं और आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी बात सही है। वांग टिंग ने सोच समझकर सिर हिलाया, चलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। किसी भी तरह हमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तार्किक अकादमी में प्रवेश करने के बाद हमारे सामने आने वाले प्रतिद्वंद्वी अधिक मजबूत हो गए। वांग टेंग ने असहाय होकर कहा, जब मैं ब्रह्मांड के चरण में आगे बढ़ने के बारे में उत्साहित था, तो वास्तविकता ने तुरंत मुझ पर ठंडे पानी की एक बाल्टी फेंक दी। ये सामान्य बात है। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा ओलान फेडरेशन जैसी निम्न स्तरीय सभ्यता में एक आकाशगंगा का संरक्षक मात्र है। यह उतना उल्लेखनीय नहीं है जितना लगता है, राउंड बॉल ने उत्तर दिया। तुम सही हो। वांग टेंग ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। उसने विषय बदल दिया। मुझे तुम्हारे लिए कुछ आध्यात्मिक शक्ति शास्त्र और युद्ध तकनीकें मिली हैं। एक नजर डालो और देखो कि तुम्हें कौन सी चाहिए। राउंड बॉल की आंखें चमक उठी। वह भावुक हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग इस स्थिति में भी उसकी खेती की परवाह करेगा। आपके पास कौन से धर्मग्रंथ हैं? राउंड बॉल ने सीधे पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैंने भक्षण शून्यता जानवर की स्मृति के माध्यम से खोज की और 3 अपेक्षाकृत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति शास्त्र पाए। वांग टेंग ने अपना स्पष्टीकरण शुरू किया। पहला बुद्ध का सूत्र है जिसे मैंने विकसित किया। हालांकि ये शास्त्र पूरा नहीं है। इसमें केवल पहले 3 स्तरों के लिए साधना विधियां शामिल हैं, जो आपको ब्रह्मांड स्तर तक साधना करने की अनुमति देती हैं। इसके अलावा ये गायब है और हमें इसे बाद में पूरा करना होगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह तकनीक काफी रहस्यमय है और मुझे नहीं पता कि बुद्ध के सूत्र के अन्य भाग कहाँ हैं। ये सब संयोग पर निर्भर करता है। इसके अलावा इस शास्त्र का अभ्यास बहुत कष्टदायक है। आपको कई परीक्षणों और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। मैंने खुद भी इसका प्रयास किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुद्ध का सूत्र, यही वह तकनीक है जो आपको मृत्यु के निकट के अनुभव से गुजरने पर मजबूर कर देती है और इसे पूरा करने के बाद आपका चेहरा लगभग लकवाग्रस्त हो जाता है। राउंड बॉल ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। वांग टेंग, देखो यह क्या कह रहा था।
वह गंभीरता से समझा रहा था, लेकिन यह आदमी उस पर हंस रहा था। खांसी, तुम्हारे पास कौन से धर्मग्रंथ हैं? राउंड बॉल ने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया था, इसलिए वह अजीब तरह से खांसने लगा और पूछता रहा। दूसरी आध्यात्मिक तकनीक को वेल विजुअलाइजेशन स्क्रिप्चर कहा जाता है। यह एक विजुअलाइजेशन आधारित तकनीक है जहां आप खुद को एक विशाल वेल के रूप में कल्पना करते हैं, जो अंतरिक्ष के विशाल महासागर में तैर रही है। इसके माध्यम से आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, वांग टेंग ने आगे कहा। और कुछ? राउंड बॉल ने भौहें सिकोड़ी। तीसरी आध्यात्मिक तकनीक को ड्रैगन क्रेस्ट एवलांच स्क्रिप्चर कहा जाता है। ये भी एक विजुअलाइजेशन तकनीक है, लेकिन इस बार आप ड्रैगन के तराजू को एक ड्रैगन के शरीर का निर्माण करते हुए कल्पना करते हैं जो पहाड़ों से टकराता है, जिससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। वांग टेंग ने आगे बोलने से पहले एक क्षण के लिए विराम लिया। हालांकि इस तकनीक में कुछ कमियां हैं। ड्रैगन पौराणिक प्राणी हैं। वे दुर्लभ हैं, जिससे उन्हें कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि ड्रैगन क्रेस्ट एवलांच शास्त्र थोड़ा अधूरा है। ये केवल ड्रैगन के तराजू को देखने पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि पूरे ड्रैगन को। ऐसा लगता है कि यह बड़ी तस्वीर को याद कर रहा है। मुझे संदेह है कि इस तकनीक के निर्माता की क्षमताएं सीमित थीं और वह केवल इस हद तक एक विजुअलाइजेशन तकनीक विकसित कर सकता था। फीनिक्स भगवान महल, क्षेत्र अंतरिक्ष 4। यह तो मानना ही पड़ेगा कि अनेक धर्मग्रंथों की विशेषताओं को सीखने के बाद वांग टेंग सभी प्रकार के धर्मग्रंथों से परिचित हो गया था। यद्यपि उसने कभी भी इस ड्रैगन क्रेस्ट हिमस्खलन शास्त्र का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी इस पर एक नजर डालने से वह पहले से ही कुछ मुद्दों को समझ सकता था। और वे सभी सटीक थे। जिस शक्तिशाली योद्धा ने इस ड्रैगन क्रेस्ट एवलांच शास्त्र की रचना की थी, उसकी क्षमता सीमित थी। इसलिए वह केवल एक अधूरा आध्यात्मिक शक्ति शास्त्र ही बना सका। इस शास्त्र के माध्यम से आप किस स्तर तक पहुंच सकते हैं? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। ब्रह्मांड मंच, वांग टेंग ने कहा, ड्रैगन रहस्यमय और शक्तिशाली प्राणी है। यहां तक कि ड्रैगन के तराजू की कल्पना करने से भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। वास्तव में ये तकनीक सामान्य आध्यात्मिक साधना विधियों के दायरे से परे है। मैंने तुम्हारे लिए जो 3 शास्त्र चुने हैं, वे सभी शक्तिशाली हैं और उन्हें ब्रह्मांड स्तर तक विकसित किया जा सकता है। भस्म करने वाले शून्यता जानवर की स्मृति में कुछ बिखरे हुए आध्यात्मिक शक्ति शास्त्र हैं। हालांकि वे या तो बहुत साधारण हैं या केवल स्वर्ग स्तर तक ही विकसित किए जा सकते हैं, इसलिए मैं उनका अलग से उल्लेख नहीं करूंगा। गोल बॉल ने सिर हिलाया। उसने कुछ देर तक सोचा और कहा, चूंकि उन सभी को केवल ब्रह्मांड स्तर तक ही विकसित किया जा सकता है, इसलिए मैं भी आपकी तरह ही बुद्ध के सूत्र का अभ्यास करूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? वांग टेंग को उम्मीद नहीं थी कि राउंड बॉल सबसे कठिन शास्त्र चुनेगा। वह हैरान था। हाँ, राउंड बॉल ने दृढ़ता से सिर हिलाया। फिर वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे जैसे राक्षस के साथ इतना समय बिताने के बाद मेरी खुद से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। मैं बहुत पीछे नहीं रह सकता। इसके अलावा, शास्त्र जितना सशक्त होगा, भविष्य में मेरे लिए उतना ही अधिक लाभदायक होगा। स्वाभाविक रूप से मैं सबसे सशक्त को ही चुनूंगा। आपने ये भी कहा है कि यह शास्त्र अत्यंत दुर्लभ है। दूसरों को इसका अभ्यास करने का अवसर कभी नहीं मिल सकता। अब जब यह अवसर मेरे सामने है, तो मेरे पास इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। बुरा नहीं है, आपकी जागरूकता बढ़ गई है, वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। राउंड बॉल पहले ऐसा नहीं था। ये हमेशा अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता था और महसूस करता था कि यह अद्भुत है। रवैये में ये बदलाव आश्चर्यजनक था। राउंड बॉल ने जवाब दिया, लोग बदल जाएंगे। एट नोबल बन एट। ठीक है, चूंकि यह आपका निर्णय है, मैं इसका समर्थन करूंगा। वांग टेंग ने इसे गौर से देखा और सिर हिला दिया। किसी को भी इस शास्त्र की कठिनाई और इसमें निहित पीड़ा का स्तर समझ में नहीं आया। आखिरकार उसने 3 बार खेती की थी, 1 बार असली रूप के लिए और 2 बार डेवो अनिहिलिटी बीस्ट क्लोन के लिए। 29 नंबर के रक्षा ग्रह पर अंतिम लड़ाई के दौरान उन्होंने डेवो अनिहिलिटी बीस्ट के 9 खजाने वाले पैगोडा को नष्ट कर दिया और उसके पुनर्निर्माण के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 3 अभ्यासों का मतलब था 3 गुना दर्द। इस दुनिया में शायद उससे बेहतर इसे कोई नहीं समझ पाया। तैयार हो जाओ, वांग टेंग ने कहा। चलो करते हैं। राउंड बॉल ने गहरी सांस ली और गंभीर हो गया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और राउंड बॉल के माथे पर रख दिया। जब उसने बुद्ध के सूत्र की साधना विधियों को राउंड बॉल को सिखाने के लिए एक विशेष संचरण तकनीक का उपयोग किया, तो आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई। सूचना के विशाल प्रवाह को महसूस करते हुए राउंड बॉल ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। सौभाग्य से यह अब एक स्वर्ग स्तर का बुद्धिमान जीवन रूप था।
ज्ञानोदय के संदर्भ में ये स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा से ऊपर था और ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा के बराबर था। परिणाम स्वरूप उसने सूचना के इस प्रवाह को जल्दी से आत्मसात कर लिया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसकी निगाह में एक अजीब सा भाव था। उसने जटिल भावनाओं के साथ कहा, यह तकनीक वास्तव में बेतुकी है। जब मैं 9 खजानों के शिवालय को परिष्कृत कर रहा था, तब आप वहां मौजूद थे। आपको पता होना चाहिए कि यह कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण था। मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप मेरे द्वारा बनाए गए 2 प्राचीन देव हथौड़ों की कल्पना न करें। इससे आपके लिए चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी, वांग टिंग ने चेतावनी दी। मैं समझता हूं। मैं उन 2 हथौड़ों की कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। केवल आप जैसा पागल व्यक्ति ही ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी चीजों की कल्पना करने की हिम्मत कर सकता है, राउंड बॉल ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मैं पागल नहीं हूं। मुझे पूरा विश्वास है, वांग टेंग ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करने जा रहा हूं। मैं खेती करना चाहता हूं। राउंड बॉल ने अपनी आंखें घुमाई। रुको, पहले मैं तुम्हें बुद्ध के सूत्र की साधना के कुछ कठिन बिंदुओं के बारे में समझाता हूं। वांग टेंग ने राउंड बॉल रोक दी और बुद्ध के सूत्र को विस्तार से समझाना शुरू कर दिया। राउंड बॉल ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वांग टेंग के व्यापक अनुभव और 3 बार सफलतापूर्वक शास्त्र का अभ्यास करने के बाद उनके मार्गदर्शन से बहुत लाभ होना तय था। आधे दिन बाद राउंड बॉल अंततः गायब हो गया और अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि को साथ लेकर अपने 9 खजाने वाले पैगोडा का निर्माण करने चला गया। वांग टेंग खड़ा हुआ और अपनी पीठ को फैलाया। साधना कक्ष से बाहर निकलते समय उसकी नजर हल्की सी झपक रही थी। अब समय आ गया है कि मैं बाहर जाकर देखूं। पिछले कुछ दिनों से मैं कई चीजों को अनदेखा कर रहा हूं। उसने खुद से कहा। वह कीड़ा बहुत मजे कर रहा है। क्या उसे लगता है कि मैं डर गया हूं? जैसे ही वांग टेंग बाहर गया, उसने कई छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वांग टेंग बाहर है, किसी ने आश्चर्य से कहा। वांग टेंग के प्रकट होने के बाद ये केवल समय की बात थी कि वह झुलोंग शान के साथ युद्ध करेगा। कई लोग उनकी लड़ाई का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो सीधे तौर पर आंतरिक वेब पर वांग टेंग के ठिकाने के बारे में अपडेट पोस्ट कर दिया। झुलोंग शान द्वारा वांग टेंग की जागीर के प्रवेश द्वार की रखवाली के लिए भी लोग भेजे गए थे। जैसे ही वांग टेंग बाहर आया, उन्होंने तुरंत झुलोंग शान को सूचना वापस भेज दी। अच्छा, तुम आखिरकार बाहर आने को तैयार हो। झुलोंग शान बहुत खुश था। उसके चेहरे पर एक दुष्ट भाव उभर आया। यू किकियाओ को भी खबर मिली और वह दौड़कर वहां पहुंची। वांग टिंग, तुम आखिरकार बाहर आ गए। हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा इंतजार कर रहे हो? क्यों? वांग टिंग ने शांति से पूछा। झुलोंग शान ने आपको आंतरिक वेब पर एक चुनौती जारी की और आपको काय कहा, यू किकियाओ ने निराशा में कहा जब उसने देखा कि वह कितना शांत था। उसे जो बोलना है, बोलने दो। क्या मुझे पागल कुत्ते को लात मारनी चाहिए जब वह मुझ पर भौंकता है? वांग टिंग ने पूछा। यू किकियाओ अवाक रह गई। वाह, वेड के अपमान पहले से ही काफी तीखे थे, लेकिन वांग टिंग की तुलना में वह अभी भी थोड़ा कम है। वेड ने सोलर ड्रैगन को रेस वर्म्स कहा, लेकिन वांग टिंग ने उन्हें सीधे तौर पर पागल कुत्ते कहा। इस समय यू किकियाओ बस चिल्लाना चाहती थी, भाई आप कमाल है। तुम में वाकई हिम्मत है, उसने कहा। वह अभी भी कुछ अवाक महसूस कर रही थी। बस औसत, वांग टिंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। ईमानदारी से कहूं तो उसने ज़ुलोंग शान की चुनौती को गंभीरता से नहीं लिया। वह सिर्फ एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा था। चाहे उसकी जाति प्रतिभा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे विश्वास नहीं था कि ज़ुलोंग शान उसका मुकाबला कर सकता है। लगातार उकसावे सिर्फ सोलर ड्रैगन रेस के शरीर को वापस पाने का मौका ढूंढने के प्रयास थे। वांग टिंग उन्हें इतनी आसानी से सफल नहीं होने देंगे। चूंकि द्वेष पहले से ही बना हुआ था, इसलिए सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरे पक्ष ने उसे बार बार उकसाया। क्या वह सोचता था कि उसका कोई गुस्सैल स्वभाव नहीं है? यदि यह पागल कुत्ता उस पर झपटता और उसे काटता, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर पैर रखकर उसे कुचल देता। वह उसे ज्यादा समय तक खुश नहीं रहने देगा। इसे भूल जाओ, मैं तुमसे बात करने के लिए बहुत आलसी हूं। यू किकियाओ ने मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हुए अपना हाथ हिलाया। चूंकि वांग टिंग जल्दी में नहीं था, इसलिए उनके चिंतित होने का क्या मतलब था? क्या तुम उससे लड़ने नहीं जा रहे हो? ट्रेंट बोरेट ने आकर उत्सुकता से पूछा। कोई जल्दी नहीं है। पागल कुत्ते को थोड़ी देर और भौंकने दो। वांग टिंग ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ गलत करने वाले हो? यू किकियाओ ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। वांग टिंग ने कहा, बकवास मत करो। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? यू किकियाओ ने पूछा।
वांग टेंग ने कहा, अकादमी में कई साधना क्षेत्र हैं। मैं उन्हें देखने की योजना बना रहा हूं। उनके लिए गुण चुनना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उन्होंने स्वॉर्ड स्टॉर्म प्लेन में कई विशेषता बुलबुले उठाए जिनका उपयोग उनके डोमेन की शक्ति बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। उस स्थिति में अन्य खेती क्षेत्रों में भी विशेषता बुलबुले हो सकते हैं। उसे एक नजर तो देखनी ही थी। वह कोई भी जगह नहीं छोड़ना चाहता था। अनचार्टेड छोड़ने के बाद मूल विशेषता बुलबुले के कानूनों की शक्ति की विशेषताओं को प्राप्त करना उतना आसान नहीं होगा। इसलिए वह पहले केवल अपने डोमेन की शक्ति बढ़ा सकता था। इसके अलावा ब्रह्मांड के स्तर तक पहुंचने से पहले उसे अपने क्षेत्र को पूर्ण स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता थी। भविष्य में उत्पत्ति के नियमों की समझ के लिए यह महत्वपूर्ण था। कल्टीवेशन जोन। मैं पिछले कुछ दिनों से ही स्वॉर्ड स्टॉर्म प्लेन में हूं, लेकिन मैं अभी भी शीर्ष 100,000 में नहीं हूं। मुझे एहसास है कि इस अंतर को पार करना वाकई मुश्किल है। फिर भी आप अपने पहले प्रयास में ही इसमें शामिल हो जाते हैं। आप एक राक्षस हैं, यू किकियाओ ने कहा। अच्छा काम करते रहें। वांग टेंग मुस्कुराया और अकादमी के भीतर साधना क्षेत्र की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। ओह ठीक है, एक शाश्वत चरण प्रशिक्षक आज रात आध्यात्मिक शक्ति साधना पर एक सार्वजनिक व्याख्यान दे रहा है। क्या आप सुनने में रुचि रखते हैं? यू किकियाओ को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा। आध्यात्मिक शक्ति साधना पर एक पाठ। वांग टेंग दंग रह गया। क्या संयोग है। राउंड बॉल ही एकमात्र ऐसा प्राणी नहीं था जिसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने की आवश्यकता थी। ब्रह्मांडीय अवस्था में प्रवेश करने के बाद उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने की भी पुनः आवश्यकता थी। इससे पहले उनकी आध्यात्मिक शक्ति आकाशीय क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी, लेकिन वह लंबे समय तक महत्वपूर्ण बिंदु पर ही अटकी रही। इसलिए उसे विकसित करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि अब चीजें अलग थीं। ब्रह्मांड चरण में आगे बढ़ने के बाद उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से बढ़ाने की आवश्यकता थी। जबकि विशेषता बुलबुले इकट्ठा करना सुधार का सबसे सरल और सबसे सीधा तरीका था, उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति की क्षमता को अधिकतम करने के लिए विभिन्न अंतर्दृष्टि की भी आवश्यकता थी। इसके अलावा उसे एक नया आध्यात्मिक शक्ति हथियार बनाने की जरूरत थी। गोल्डन क्रिसेंट ब्लेड एक लड़ाई के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था और अब उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह यू किकियाओ और अन्य लोगों के साथ रात में पाठ में भाग लेने के लिए सहमत हो गया। तो फिर ये तय हो गया। यू किकियाओ ने सिर हिलाया और चली गई। ट्रेंट बोरेट भी चले गए। उनके पास उपयुक्त खेती के क्षेत्र थे जो वांग टेंग से अलग थे। वांग टेंग ने अपना अंतरिक्ष यान निकाला और एक निश्चित दिशा में उड़ान भरी। बिजली घाटी। 7 तारकीय अकादमियां एक ही समय में कुछ बड़े विशेष स्थानों को नियंत्रित करती थीं। उन्हें रियल स्पेस के नाम से जाना जाता था। एट नोबलबन एट रियल स्पेस एक अनोखे प्रकार का स्पेस था जिसकी उत्पत्ति अज्ञात थी। कुछ लोगों का कहना था कि इन्हें 7 तारकीय अकादमियों के दुर्जय मार्शल योद्धाओं ने बनाया था, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि ये प्राकृतिक रूप से बने थे। यह अंतरिक्ष क्षेत्र अज्ञात से अलग था। अनचार्टेड ब्रून ब्रह्मांडों जैसा था, जबकि रियल स्पेसेस केवल विशेष स्थान थे। प्रत्येक के अपने लाभ थे। ऐसा कहा जाता है कि इन रियल स्पेस में कई प्राचीन शास्त्र और युद्ध तकनीकें संरक्षित हैं, यहां तक कि रक्तरेखाएं और प्रतिभाएं भी मौजूद हो सकती हैं। जब तक कोई कुछ निश्चित परीक्षणों को पास कर सकता है, तब तक वह इन खजानों को प्राप्त कर सकता है। यह अविश्वसनीय था। आमतौर पर रक्त, वंश और प्रतिभाएं जन्मजात गुण होते हैं। फिर भी उन्हें स्पेस के भीतर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्रों के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं के लिए 7 तारकीय अकादमियों के सबसे आकर्षक पहलू अनचार्टेड और रियल स्पेसेस थे। बेशक रियल स्पेस में प्रवेश करने के लिए कुछ परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। बिजली घाटी वह रास्ता था जो एक क्षेत्र अंतरिक्ष बिजली क्षेत्र की ओर जाता था। तलवार तूफान मैदान भी एक दायरे अंतरिक्ष की ओर ले जा सकता है। वांग टेंग वर्तमान में बिजली क्षेत्र की ओर जा रहा था। प्राचीन बिजली पैटर्न। दिव्य स्तर काया प्रतिभा। 1 लाइटनिंग वैली एक विशाल घाटी थी जो बिजली की शक्ति से भरी हुई थी। इसी कारण इसका नाम लाइटनिंग वैली पड़ा। बिजली घाटी बिजली क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। बहुत से लोग लाइटनिंग वैली में खेती करते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर नए छात्र थे। पुराने छात्र घाटी से सुरक्षित रूप से गुजरने और लाइटनिंग दायरे में प्रवेश करने में सक्षम थे। इससे पहले कि वांग टेंग का अंतरिक्ष यान करीब पहुंचता, वह दूरी पर उदास आकाश को देख सकता था। रह रहकर गड़गड़ाहट की गर्जना गूंज रही थी। आकाश से भयानक बिजली गिरी, जिससे आसपास के स्थान में हल्की विकृति उत्पन्न हो गई। क्षेत्र में भयानक दबाव व्याप्त हो गया। तो ये लाइटनिंग वैली है। वांग टेंग अंतरिक्ष यान के नियंत्रण कक्ष में खड़ा था और उसने पैनोरामिक सिमुलेशन के माध्यम से यह दृश्य देखा।
वह चकित था। ये भव्य दृश्य ऐसा नहीं था जिसे उन्होंने अक्सर देखा हो। 29 नंबर रक्षा ग्रह पर उसने जो बिजली की भूमि देखी, वह इस जगह की तुलना में कुछ भी नहीं थी। ये स्थान भयानक था। हालांकि अराजक अज्ञात में मिले बिजली के संकट की तुलना में यह अभी भी थोड़ा कम था। आखिर यह विपत्ति बिजली की शक्ति थी। ये ब्रह्मांड की सबसे भयानक बिजली में से एक थी। बेशक वास्तव में दोनों के बीच कोई खास तुलना नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। बिजली गिरने की यह आपदा एक बार के हमले की तरह थी। यह आपको तुरंत रोमांचित कर देगी। दूसरी ओर लाइटनिंग वैली में बिजली लंबे समय तक चमकती रहेगी। आप जितने लंबे समय तक वहां रहेंगे, यह उतना ही संतोषजनक होगा। अब प्रश्न यह उठता है, इनमें से कौन सी बात ज्यादा संतोषजनक थी? तुरंत संतुष्टि या लंबे समय तक संतुष्टि? इस अजीबोगरीब विचार को मन में रखते हुए वांग टेंग लाइटनिंग वैली के बाहर पहुंचा। वह अंतरिक्ष यान से बाहर निकला और उसे अपने पास रख लिया। ये बल क्या है? जैसे ही वह अंतरिक्ष यान से बाहर आया, उसने तुरंत एक मोटी बिजली की शक्ति का अनुभव किया। ये बिजली तत्व मार्शल योद्धाओं के लिए साधना हेतु एक उत्कृष्ट स्थान था। वांग टेंग के पास अब अराजकता बल था, लेकिन वह अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए इन एकल तत्व बलों पर भरोसा कर सकता था। हालांकि सभी बल संतुलन पर पहुंचने से पहले वे अराजकता बल में विलीन नहीं होंगे। वे केवल नियमित बलों के रूप में उसके शरीर में आंतरिक ब्रह्मांड में संग्रहित होंगे। उदाहरण के लिए वांग टेंग ने नक्षत्र बिजली बल को अवशोषित करने के बाद ये नक्षत्र बिजली बल के रूप में ही रहेगा। फिर यह उसके आंतरिक ब्रह्मांड में नक्षत्र बिजली बल के टुकड़ों में संघनित हो जाएगा। जब अन्य बलों की मात्रा एक समतुल्य स्तर तक पहुंच जाती है, तो वे स्वाभाविक रूप से अराजकता नक्षत्र शास्त्र के माध्यम से अराजकता बल में परिवर्तित हो जाएंगे। पहले की तुलना में इसमें ज्यादा अंतर नहीं था, सिवाय अंत में अतिरिक्त सम्मिलन प्रक्रिया के। लाइटनिंग वैली ने अन्य अकादमियों से कई लाइटनिंग तत्व मार्शल योद्धाओं को आकर्षित किया। यह बाहर खड़े अंतरिक्ष यान की भीड़ से देखा जा सकता था। कई लोग अंतरिक्ष यान से उतरकर लाइटनिंग वैली में प्रवेश कर रहे थे। स्वॉट स्टॉर्म प्लेन की तरह लाइटनिंग वैली में प्रवेश करने के लिए किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी व्यक्ति बस प्रवेश कर सकता था और खेती कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ देर तक अपने आसपास के माहौल को देखा और लाइटनिंग वैली के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। उनके आगमन ने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वांग टेंग और झुलोंग शान हाल ही में बहुत मशहूर हुए थे। बहुत से लोग सक्रिय रूप से समाचारों का अनुसरण नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वे जानते थे कि क्या हो रहा था। इसलिए कई लोग लाइटनिंग वैली में वांग टेंग की उपस्थिति से आश्चर्यचकित थे। वांग टेंग, वह यहाँ क्यों है? जब झुलोंग शान ने उसे अपमानित किया तो वह बाहर नहीं आया। अब वह यहाँ क्यों है? क्या वह झुलोंग शान की चुनौती स्वीकार करेगा? हमारे पास देखने के लिए एक अच्छा शो है। अल्पविराम। कई लोग आपस में अटकलें लगा रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। वांग टेंग ने सबकी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए बिजली घाटी के प्रवेश द्वार की ओर कदम बढ़ाया। प्रवेश द्वार बड़ा नहीं था, लेकिन घाटी से निकलती हुई गरजती हुई रोशनी की अंतहीन लहर देखी जा सकती थी, मानो वह किसी को आगे बढ़ने से रोक रही हो। यह दृश्य देखकर कई लोग रुक गए। वे दंग रह गए। बिजली घाटी में बिजली बल ने सभी की उम्मीदों को पार कर दिया। कई नए लोग जो अभी अभी आए थे, वे थोड़ा हिचकिचाए। कितनी भयानक बिजली है! अगर मैं इस तरह से अंदर गया तो मुझ पर बिजली गिर सकती है। अरे यार, अगर मुझ पर बिजली गिर गई तो क्या होगा? मैं तो बिजली गिरने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अल्पविराम। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने अपने आसपास की बातचीत सुनी और सीधे बिजली की घाटी में चला गया। धमाका। जैसे ही उसने बिजली की घाटी में कदम रखा, आकाश से बिजली का एक बोल्ट नीचे गिरा, जो सीधे वांग टेंग के सिर पर निशाना साध रहा था, मानो उस पर अपना अधिकार जताना चाहता हो। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया। उसकी नजर थोड़ी झपकाई, लेकिन वो हिला नहीं। उसने बिजली के बोल्ट को अपने ऊपर गिरने दिया। एट नोबल एट। धमाका। बिजली उसके सिर पर जोर से गिरी। एक पल में वांग टेंग घनी बिजली की चपेट में आ गया। अब कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता था। वे योद्धा जो बिजली की घाटी में प्रवेश करने वाले थे, ये दृश्य देखकर वहीं रुक गए। वे आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। क्या लाइटनिंग वैली इतनी खतरनाक थी? जैसे ही वह अंदर गया, उसे झटका लगा। बिजली की घाटी में पत्थर के खंभे खड़े किए गए थे। कई आकृतियां पत्थर के खंभों पर पैर मोड़े बैठी थीं, बिजली की चमक के बीच साधना कर रही थीं। उन्होंने लाइटनिंग वैली के प्रवेश द्वार पर भी दृश्य देखा और वे दंग रह गए। उनके हाव भाव अजीब हो गए। वे काफी समय से लाइटनिंग वैली में थे, लेकिन ये पहली बार था कि उन्होंने प्रवेश द्वार पर किसी को बिजली गिरते देखा। क्या उसने कोई अपमानजनक काम किया?
क्या यही कारण था कि बिजली उस पर इतनी बुरी तरह प्रहार करना चाहती थी? जल्द ही वांग टेन के चारों ओर की बिजली पूरी तरह से गायब हो गई और एक बार फिर उसका रूप सामने आ गया। हैरानी की बात यह है कि उसे कोई चोट नहीं लगी, यहाँ तक कि उसके कपड़ों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया और महसूस किया कि उसके शरीर पर बिजली की ऊर्जा के निशान बने हुए हैं। उसे थोड़ा निराशाजनक लगा। अराजक अज्ञात की बिजली आपदा का अनुभव करने के बाद इन साधारण बिजली के हमलों ने अब उसे ज्यादा प्रभावित नहीं किया। उसने अपने बालों को सीधा किया और उनमें बची हुई चिंगारियों को इस तरह झाड़ दिया जैसे वह धूल झाड़ रहा हो।